ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यसभा की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के साथ ही राज्यसभा की हाउस कमेटी के सभापति के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 22 अक्टूबर 2003 को आपने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया। 8 अगस्त 2015 को आप बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। कुलाधिपति के रूप में आपने राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज के अनेक सुधार लागू किए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी प्रारंभ किया। राज्यपाल के रूप में आपकी स्वच्छ छवि, कार्यकुशलता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रबल और सर्वोत्तम विकल्प के रूप में आपको प्रस्तुत किया और आप 2017 में देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करने वाले आप उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति भी। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आपने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। राष्ट्रपति के रूप में आपको मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, एस्वातिनी, क्रोएशिया, बोलिविया और गिनी गणराज्य द्वारा वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 8 वर्षों के दौरान देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अब भारत को एक नई वैश्विक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। स्वाधीन भारत के इतिहास में पिछले 8 वर्षों का यह कार्यकाल बेमिसाल साबित हुआ है। आजाद भारत की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास के पुनरावलोकन का एक अवसर भी है, जिसे पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है तो इसकी धरती से ही सन 1857 में देश का प्रथम स्वतंत्र समर की शुरुआत हुई थी। इतिहास के पन्नों में आजादी के ऐसे भी नायक हैं जिन्हें हो सकता है उचित स्थान न प्राप्त हुआ हो, परंतु उनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अमृत महोत्सव के 5 सूत्र दिए। ये सूत्र हैं आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, यानी अमृत महोत्सव का मतलब आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का महोत्सव, नए विचारों का महोत्सव, नए संकल्पों का महोत्सव, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का महोत्सव। ये 5 सूत्र आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आत्मावलोकन का अवसर दे रहा है।
2047 का भारत कैसा होगा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल निर्धारित करते हुए नवीन संकल्प के साथ नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे देश के नागरिकों को परिश्रम करने के लिए आह्वान किया है। इस अवसर पर याद करना आवश्यक होगा कि आजादी के इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने देश के लिए अपने कानून की थी। देश हमारा, लेकिन शासन अंग्रेजों का, इसलिए कानून भी उन्हीं का था। लंबे संघर्ष के बाद हमें अपना कानून बनाने का अधिकार मिलने की शुरुआत हुई। यद्यपि हमें कानून बनाने का पूरा अधिकार नहीं मिला था, केवल शुरुआत हुई थी। इसके दृष्टिगत राज्य स्तर पर विधानमंडल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और 5 जनवरी 1887 को विधान परिषद का गठन किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। स्थापना के समय विधान परिषद का कोई निश्चित स्थान नहीं था। परिषद की प्रथम बैठक प्रयागराज में, एक बरेली में और एक मालवी सभागार जो तत्कालीन बैनेट हॉल लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हुई। विधान परिषद की बैठकें प्रयागराज या लखनऊ के राजभवन में होती रही। कालांतर में लखनऊ में परिषद भवन निर्मित किया गया। यह भवन अब हमारा विधान भवन कहलाता है। वर्ष 1928 में यह भवन विधान परिषद का स्थायी स्थान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। अब विधान परिषद का मंडप विधानसभा को दे दिया गया। वर्ष 1937 में अपने गठन के पश्चात विधान परिषद की प्रथम बैठक भी तत्कालीन विधान परिषद के एक समिति कक्ष में हुई थी। तत्समय ही विधान परिषद के लिए एक अलग मंडप का निर्माण भी प्रारंभ किया गया, जो सन 1937 में तैयार हो गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, श्रीमती महादेवी वर्मा जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, आचार्य नरेंद्र देव जी जैसी विभूतियां उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मान्य सदस्य रही हैं। देश के प्रधानमंत्री को शोभित करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी इसी विधानमंडल के माननीय सदस्य रहे हैं। भारत के साथ शायद ही किसी राज्य के विधानमंडल में देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए हों। जनवरी 2013 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उत्तर सती रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 8 जनवरी 2013 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने विधानमंडल के पूर्व और वर्तमान मान्य सदस्यों को संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी स्थापना काल के पश्चात ही अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने प्रत्येक क्षेत्र में समय समय पर देश को एक नई दिशा और विभिन्न विधानमंडलों को एक मार्गदर्शन भी दिया है। जनता के कल्याण और प्रदेश की प्रगति की दिशा में नए मापदंड और आयाम भी स्थापित किए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आहूत विशेष सत्र में पहली बार
सतत विकास के लक्ष्यों पर लगातार दिन रात 36 घंटे की चर्चा भी देश के सामने एक चर्चा का विषय रहा। संविधान दिवस 26 नवंबर 2019 को संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर विधानमंडल के विशेष सत्र में ही एक सार्थक चर्चा हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप भारत का विकास वर्तमान में हो रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश द्वारा विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की गई हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास तथा गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से प्रदेश में विकास और निवेश का एक माहौल बना है। ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य प्राप्त किया जाना विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु है। राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज केंद्र सरकार की 4 दर्जन विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं नौकरी प्रदान करने और उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर एक समर्थ प्रदेश के रूप में उभरा है। अब हमारा राज्य देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जीवन और जीविका दोनों को बचाते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभावी प्रबंधन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा में विशिष्ट रूप से मान्य सदस्य निर्वाचित हैं। अभी हाल ही में महामहिम राज्यपाल जी के भाषण एवं वर्ष 2022-23 के प्रदेश सरकार के बजट पर विधानमंडल के मान्य सदस्यों ने संसदीय परिपक्वता का परिचय देते हुए एक सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाया। मुझे विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन से मान्य सदस्यगण लाभान्वित एवं प्रेरित होंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और आशीर्वचन मान्य सदस्यों के संसदीय और विधायी जीवन की सफलता में एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ एवं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संवेद सदन में पधारने हेतु भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जी, विधान परिषद के माननीय सभापति जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा आप सभी माननीय सदस्यों को भी इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विनम्रता पूर्वक महामहिम राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी, दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के माननीय सदस्यों के लिए आज गौरव का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनका संबोधन माननीय सदस्यों के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक है। इस पुनीत अवसर में देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले तथा देश के नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि वंदन करती हूँ। उन सभी वीर जवानों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। इसके साथ ही जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनः निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहाँ तक पहुँचाया, मैं उन सभी को भी नमन करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव देश के स्वावलंबन का प्रतीक है। आज भारत की विकास यात्रा के अवलोकन का अवसर है। यह महोत्सव भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ था, जो 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक अनवरत जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से संपूर्ण राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदस्यों को महामहिम राष्ट्रपति जी का संबोधन गौरव का विषय है। महामहिम राष्ट्रपति के संसदीय एवं विधायी अनुभव तथा व्यापक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का लाभ माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। आजादी का अमृत महोत्सव हमारी राष्ट्रीय यात्रा का एक उत्सव है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई आजादी की विरासत को संजोने का उत्सव भी है। यह उत्सव नए भारत के निर्माण और स्वतंत्रता के गुमनाम नायकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को स्मरण करने का भी अवसर है। यह हमारा गंभीर दायित्व है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके आदर्शों को आत्मसात करें और प्रेरणा लें। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम आजाद भारत की सबसे बड़ी विधायिका में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह विधायिका उनके आदर्शों और संघर्ष का प्रतिरूप है, जिसमें समाज के किसी भी वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी इस विधायिका का एक सम्मानित सदस्य निर्वाचित हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घटनाओं का अगुवा रहा है। देश को दिशा और नेतृत्व प्रदान करने वाले महान राजनीतिज्ञ एवं विभूतियां इस विधानमंडल के सदस्य रहे। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, सर सैयद अहमद, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू जैसे अनेक राजनेता, विद्वान और जनसेवक इस विधायी संस्था से जुड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश की विधानमंडलों में ऐसी अकेली संस्था है जिसने देश को श्री लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और श्री वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए, जिसके साथ ही राज्य को सबसे अधिक 9 प्रधानमंत्री देने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस लखनऊ से निर्वाचित होकर देश का नेतृत्व किया और आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रदेश से निर्वाचित होकर देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले राज्य के ऐतिहासिक विधानमंडल का सदस्य होना आपके लिए गौरव की बात है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यों की भूमिका में निरंतर वृद्धि एवं परिवर्तन हो रहे हैं। सदन एवं संसदीय क्षेत्र में कर्तव्यों एवं दायित्व का विस्तार हो रहा है। ऐसे में संसदीय ज्ञान
और कार्य कौशल में विशेषता माननीय सदस्य गणों को अपने दायित्व निर्वहन में सरलता और सहजता प्रदान करती है। अतः माननीय सदस्य गणों को अपनी कार्यशैली एवं विशेष रूप से सदन एवं सदन के बाहर आचरण का अवलोकन करना होगा। सदन की कार्यवाही सुचारू एवं निर्बाध रूप से संचालित हो सके, राज्यपाल अभिभाषण जैसे संवैधानिक कार्य पर संसदीय आचरण और गंभीरता बनाए जाने की आवश्यकता है। तभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफल होगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गूंज है। आज हमारा देश अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। विधानमंडल के समवेत इस उपवेशन में महामहिम राष्ट्रपति का संबोधन और उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से आपको जनप्रतिनिधि की आदर्श भूमिका के निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संसदीय इतिहास में दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ेगा। अंत में मैं विधानमंडल के समवेत इस उपवेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का पुनः अभिनंदन करती हूँ तथा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर उपस्थित विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी एवं विधानमंडल के माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ। जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब मैं स्वभाव के सरल, सौम्य, राष्ट्र हेतु समर्पित, संस्कृति के रूप संस्कारित, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत, भारत को विश्व पटल पर के गौरव को आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय श्री राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष अधिवेशन में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, विधान परिषद के सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी, उपस्थित सभी विधायकगण, अन्य प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को इस महत्वपूर्ण सत्र में संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यदि हम कल्पना करें, यूरोप के 3 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों की बात करें, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, उन तीनों की जनसंख्या को मिलाकर जितनी उनकी कुल आबादी है उतनी अकेले उत्तर प्रदेश की है।
उत्तर प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व भौगोलिक विविधता यहाँ के लोकतंत्र को और भी समृद्ध और मजबूत बनाती है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक की आबादी अनेकता में एकता की हमारी सांस्कृतिक विशेषता का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस महत्वपूर्ण राज्य में आप सबका जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना विशेष महत्व की बात है। इसलिए मैं आप सभी को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेरे लिए उत्तर प्रदेश की प्रत्येक यात्रा अपनी जन्मस्थली व आरंभिक जीवन की कर्मस्थली से जुड़ने और अपने प्रियजनों से मिलने का अवसर भी प्रदान करती रही। मेरी इस यात्रा के दौरान 3 जून को प्रधानमंत्री जी ने मेरे गांव परौं का भ्रमण किया। वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की तथा मेरे गांव में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। यह कार्यक्रम मेरे गांव के इतिहास की अविस्मरणीय घटनाओं के रूप में लोगों की स्मृति में सदैव विद्यमान रहेगा। 4 जून को कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैम्बर को संबोधित करते समय मैंने इस राज्य के उद्यमियों में एक नए उत्साह का अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को एक टीम भारत की अर्थव्यवस्था बनाने का इस यात्रा के दौरान गोरखपुर भी गया। वहां गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेने तथा श्री गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने की स्मृतियां मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहेंगी। कल मुझे संत कबीर नगर में मगहर स्थित कबीर चौरा धाम जाने का सौभाग्य भी मिला। वहां जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा महत्व रखता है। संत कबीर अकादमी में भविष्य में होने वाले अध्ययन व शोध कार्य उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक, सामाजिक व शैक्षिक विरासत को और मजबूत बनाएंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उनका दर्शन करके तथा वहां के नवनिर्मित गलियारे और परिसर के सौंदर्य तथा भव्यता को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब उस परिसर में जाने पर यह एहसास होता है कि महात्मा गांधी ने सन 1916 में काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी यात्रा के संदर्भ में जो कहा था कि वहां की सकरी व गंदी गलियों तथा व्यवस्था के विषय में जो असंतोष व्यक्त किया था उसे प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिया है। देवी और सज्जनों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि भारतीय लोकतंत्र के बीच हमें पश्चिम के देशों से नहीं मिले, बल्कि उनका स्पष्ट उदाहरण भगवान बुद्ध के समय में गठित संघों की कार्यप्रणाली में दिखाई देता है। आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी और श्रावस्ती में प्राचीन काल में ही वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण मौजूद थे जिनका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में किया था। आज आप सभी जनप्रतिनिधिगण उस प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। यह आप सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही आप सबके ऊपर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। सामाजिक समावेश की दृष्टि से यह एक अच्छी उपलब्धि है कि वर्तमान विधानमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। लेकिन मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है।
लेकिन इतनी संख्या से संतोष नहीं करना चाहिए। जो कुल 403 सदस्यों का लगभग 12% है। इसी प्रकार कुल 100 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य वर्तमान 91 सदस्यों में महिलाओं की संख्या केवल 5 है, जो आज की तारीख में लगभग 5.5% है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं हैं। ये आप सब पर निर्भर करता है कि इस संभावनाओं को हम कैसे तलाशें और कैसे सुधारें। आदरणीय सदस्यगण, इतिहास के हर दौर में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य रहा है। भारत की संविधान सभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि इसी राज्य से गए। यही नहीं, यहाँ के प्रतिनिधियों का योगदान भी उच्च स्तरीय का था। उन